महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, जिसे हम दूसरे शब्दों में दशा, भुक्ति और अंतरा भी कहते हैं। जब आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं या किसी भी अपने प्रॉब्लम्स के एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेने के लिए जाते हैं, तो एक सेंटेंस जरूर सुनते हैं कि आपके ऊपर इस प्लेनेट की महादशा चल रही है, इस प्लेनेट की अंतर्दशा चल रही है और इस प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा चल रही है। और आपके एस्ट्रोलॉजर आपके पूरे जन्म कुंडली के प्लैनेट्स की स्टडी करके और आपके ऊपर चलने वाली करंट दशाओं की स्टडी कर आपको सॉल्यूशंस बता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे ऊपर यह महादशाएं क्यों चल रही हैं? दूसरे के ऊपर तो दूसरी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तीसरे के ऊपर तो कुछ और दशाएं चल रही है। यह दशाएं कैसे फिक्स होती हैं? कौन करता है फिक्स? तो ये दशाएं फिक्स होती हैं आपके जन्म समय पर ही। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस समय चंद्रमा के ट्रांजिट को स्टडी करके, चंद्रमा के गोचर को स्टडी करके उसकी महादशाएं, उसकी अंतर्दशा और उसकी प्रत्यंतर दशा फिक्स की जाती है। महर्षि पराशर जी ने विंशोत्तरी दशा के बारे में बताया था। उन्होंने सभी 9 प्लैनेट्स को एक क्रम में बताया और एक पर्टिकुलर अवधि के लिए बताया कि उसका एक पर्टिकुलर महादशाओं की एक क्रम होती है, जो कि वही क्रम उसके पर्टिकुलर फिर अंतर्दशा और उसके प्रत्यंतर दशा में भी फॉलो होता है। तो उन्होंने क्या क्रम बताया था? जैसे केतु के बाद शुक्र की महादशा, शुक्र के बाद सूर्य की महादशा, उसके बाद चंद्र की महादशा, फिर मंगल की महादशा, फिर राहु की महादशा, उसके बाद गुरु की महादशा, फिर शनि की महादशा और फिर बुध की महादशा। इस तरह उन्होंने इन सभी 9 प्लैनेट्स को एक क्रम में बताया और बताया कि महादशाओं का क्रम भी यही रहेगा और इसे हम सभी आज भी फॉलो करते हैं। तो अब अगर मान लो कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है और चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, मतलब एरीज में है, और मेष राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे डेफिनेटली। किसके किसके? केतु के नक्षत्र आते हैं, शुक्र के नक्षत्र आते हैं और सूर्य का नक्षत्र आता है। तो अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो डेफिनेटली वो इन तीनों नक्षत्रों में से इन तीनों ग्रहों के किसी न किसी नक्षत्र में वो गोचर कर रहा होता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है, उस समय के नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह महादशा स्वामी बन जाता है। वह चंद्रमा जिस उप नक्षत्र में विचरण कर रहा होता है, वह उप नक्षत्र का स्वामी जो है अंतर्दशा स्वामी बन जाता है, और जिस उप नक्षत्र में वो गोचर कर रहा होता है, उसका उप नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो प्रत्यंतर दशा स्वामी बनकर आ जाता है। और इस तरह से यह सभी दशाएं फिक्स होती हैं। जैसे अगर, क्योंकि महर्षि पराशर जी ने राशियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने बोला कि चंद्र राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में विचरण कर रहा है और उसके स्वामी का प्रभाव जितना नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा प्रभाव उसके नक्षत्र का पड़ता है। इसीलिए उन्होंने, और बाद में श्री कृष्ण मूर्ति पद्धति में भी इन बातों को फिक्स किया गया कि नक्षत्र और उप नक्षत्र राशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाद में फिर ये देखा गया कि चंद्रमा की गोचर के हिसाब से वो जिस नक्षत्र में, जन्म के समय में जिस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र स्वामी जो है हमारा महादशा स्वामी बन जाता है। जिस उप नक्षत्र में है वो हमारा अंतर्दशा स्वामी बन जाता है, और जिस उप नक्षत्र में गोचर कर रहा है वो उसका स्वामी हमारा प्रत्यंतर दशा स्वामी बन जाता है। और उसके बाद विंशोत्तरी दशा के क्रम के हिसाब से हमारे लाइफ में या किसी व्यक्ति के लाइफ में वह दशाएं अपना आती रहती हैं। इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ ऐसे समझते हैं, जैसे ये किसी जातक का एक कुंडली है जिसमें हम ये देखते हैं कि जातक का जन्म के समय में जो चंद्र था वो शनि की राशि में था, चंद्रमा की नक्षत्र में था, राहु के उप नक्षत्र में था और गुरु के उप नक्षत्र में चंद्रमा जो है वो गोचर कर रहा था। चंद्रमा का ट्रांजिट था।
और अगर देखा जाए तो इससे फिक्स किया गया महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। मतलब राशियों को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो अगर हम यहाँ से मून लें तो मून जो होगा हमारा, जो मून एक नक्षत्र स्वामी है, तो वो हमारा महादशा स्वामी बनकर आया। तो यहाँ पे महादशा स्वामी आप देखिए मून आ गया। राहु उस समय उप नक्षत्र स्वामी था। तो राहु यहाँ पर अंतर्दशा स्वामी या भुक्ति स्वामी बनकर आया। इसी तरह जुपिटर उस समय उप नक्षत्र का स्वामी था। तो यहाँ पर वो अंतरा स्वामी या हम कह सकते हैं कि प्रत्यंतर दशा का स्वामी बनकर आया। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति का जिस तरह जन्म समय बहुत ही पर्टिकुलर है, उसी तरह उस व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा का उस समय विचरण भी बहुत ही पर्टिकुलर होता है, गोचर भी बहुत ही पर्टिकुलर होता है। और तब जब हम उसके उप नक्षत्र लेवल तक की बात करें, राइट, तो इसलिए उन्होंने राशियां को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। तो अगर देखा जाए तो नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र की स्टडी कर हम किसी भी व्यक्ति के दशाओं को उसके जन्म के समय ही फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद आने वाली फिर जितनी भी दशाएं हैं, जैसे मून की दशा, मून के बाद मंगल की दशा, मंगल की महादशा के बाद फिर राहु की महादशा, फिर गुरु की महादशा, शनि की महादशा और बुध की महादशा, इस तरह से वो क्रम से चलती रहेंगी। इसके बाद ये तो एक बहुत ही बेसिक था कि जो जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद हम केपी एस्ट्रोलॉजी में आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके गोल्डन रूल्स क्या हैं, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी की क्या इंपॉर्टेंस है, हम कैसे केपी एस्ट्रोलॉजी में किसी इवेंट्स को कैसे निकालते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, इस तरह से हम उसे जानने की कोशिश करेंगे।